शाम का झुटपुटा और बर्फ भारी, और बर्फ भी वो दबीस गीली लच्छेदार भारी बर्फ जिसके बड़े बड़े मरगोले एक आलकसी और नहायत सुस्ती के साथ सड़क के खंभों की चारों तरफ घूम रहे। वो खंभे जिनकी लालटेनें अभी थोड़ी देर पहले ही रोशन हुई थी, और उसी बर्फ की नरम मखमली मगर पतली सी तह छतों पर, घोड़ों की पीठों पर, कंधों पर और टोपियों पर। इयोना पोतापोव कोचवान भी उसी बर्फ में ढका हुआ भूत लग रहा। वो अपनी स्लेज, बर्फ गाड़ी, बग्गी कह लीजिए कि अगले हिस्से में एक लकड़ी के डब्बे पे झुका हुआ बैठा है। बल्कि यूं कहिए कि इंसानी जिस्म जिस हद तक दोहरा हो सकता हो वो उस हद तक दोहरा बैठा है। और अगर कहने को इस आलम में उस पे कोई बर्फ का ढेमा भी गिर जाए तो वो शायद उसे भी झटक के साफ करना गवारा न करे। और उसकी छोटी सी घोड़ी भी बुर्राक सफेद दिखाई दे रही है, बर्फ में ढकी हुई, जैसे चूने में अटी हो, किसी भी जुम्बिश से आ रही साकत। उसकी पतली पतली टांगें और उसके खदो खाल की लकीरें वो डुगडुगी वाले के पास जो सरकंडों से बना सस्ता बब्बे का घोड़ा होता है वैसी लग रही है। और वो घोड़ी भी गालिबन किन ख्यालों में गर्क है। और क्यों ना हो, यूं भी अगर आप किसी को उसके कुदरती माहौल, हरे खेत, सुरमई जमीन, हल से दूर जबरदस्ती घसीट के इस शहर में रोशनियों की दलदल में झोंक देंगे तो वो क्या महसूस करेगा? इन हैबतनाक रोशनियों के दहकते हुए अलाव में, जहां पे लोगों के न रुकने वाले झुंड के झुंड हों, जो सबके सभी किसी जल्दी में हो, तो वो क्यों ना सोचेगा? और आज तो कितनी देर हो चुकी है। इयोना को अड्डे से आए हुए कितना समय गुजर गया और अब तक कोई सवारी नहीं मिली। दोपहर को आया था, अब तो रात होने को आई और अब तक एक भी सवारी नहीं मिली। शाम के साए बढ़ते जा रहे हैं, खंभों पे आवेजा लालटेनें जिनकी रोशनी अब तक फीकी और जर्द दिखाई दे रही थी, यकायक शोख दिखाई दे रही है, लौ झिलमिला रही है उनकी। और सड़क की हलचल का शोर भी कुछ बढ़ गया है। बग्गी वायबार्गस्कोया के लिए, इयोना ने सुना। बग्गी! इयोना उठा और उसने अपनी बर्फ से ढकी हुई बोझल पलकों की दरमियान की एक झरी से एक फौजी अफसर को देखा जो ओवरकोट में था। वायबार्गस्कोया जाना है, फौजी अफसर ने दोहराया। क्या सो रहे हो? मैंने वायबार्गस्कोया कहा। जाने की रजामंदी की अलामत के तौर पे इयोना ने बागों को जोर से खींच के छोड़ा, एक झटके के साथ, जिससे जमी हुई बर्फ की परतें लगामों के ऊपर से और घोड़ी की पीठ से हवा में उड़ी। इसके साथ ही फौजी अफसर बग्गी में सवार हुआ और बग्गी के कोचवान यानी आयोना ने कह के टटखारते हुए घोड़ी को होशियार किया और अपनी गर्दन राजहंस की तरह तानी, कमर को सीधा किया जिससे वो और पुरशुको लगने लगा और बेवजह आदतन ही हवा में चाबुक लहराया और चाबुक की आवाज ने जैसे बोझल यख हवा को काट कर रख दिया। इयोना की घोड़ी ने भी वही कुछ किया, यानी कि अपनी गर्दन तान ली और अपनी पतली पतली टांगों को कुछ तसन्नो और कुछ हिचकिचाहट के साथ सीधा किया और यूं बर्फ गाड़ी आगे को बढ़ी।
कमबख्त यहां कहां घुसा रहा है? योना ने तारीकी में अपने सामने आगे पीछे होते हुए एक हुजूम में से किसी की आवाज सुनी। मनूस अपने सीधे हाथ की तरफ मर। किसी और ने यूं कहा। बग्गी चलाना नहीं आती तुम्हें, सड़क की सीधी तरफ रहो। बग्गी में सवार फौजी अफसर ने गुस्से में कहा। सामने से आती हुई बग्गी के कोचवान ने योना को गाली दी। फिर योना की घोड़ी ने अपने मुंह से किसी राहगीर के कंधे को छू लिया तो उस राहगीर ने पलट के योना को एक जहर भरी निगाह से देखा और अपनी आस्तीन पे लगी बर्फ झटक के साफ की। योना बेचैन था, बेकरार। वो लकड़ी के डब्बे पे यूं बैठा था जैसे कांटों के ढेर। वो अपनी दोनों कोहनियों को शहसवारों की तरह झटके दे रहा था और जैसे उसकी दोनों आंखें किसी आसेब ज़दा की तरह टिकटिकी बांधे एक लामहदूद वुसअत को घूर रही हो, जैसे उसे ये पता न हो कि वो कहां है और जहां भी है वहां क्यों है। कैसे बज़ात लोग हैं ये सब। बग्गी में सवार अफसर ने तमस्कुरन कहा, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी बग्गी के सामने आए या ये तुम्हारे घोड़े के पांवों में गिरे। जानबूझ के कर रहे हैं कमबख्त। योना ने मुड़ के सवार अफसर की तरफ देखा और उसके होंठों ने कुछ जुम्बिश ली। यकीनन वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बमुश्किल करके वो अपनी नाक ही सुड़क सका। क्या कहा? बग्गी में सवार अफसर ने पूछा। जवाबन योना ने सवार अफसर को एक बेचारी मुस्कुराहट से देखा, गला साफ किया और भर्राई हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। मेरा बेटा गुजर गया साहब के साथ। किस तरह मर गया? अफसर ने पूछा। योना तकरीबन पूरा का पूरा ही पीछे की तरफ मुड़ गया और सवार अफसर से कहने लगा, क्या कहा जा सकता है साहब, किसी को क्या पता। उसे बुखार हो गया था, 3 दिन तक अस्पताल में रहा, फिर चल बसा। जो खुदा की मर्जी। सीधा होकर बैठ कमबख्त। अंधेरे में से एक आवाज आई। क्या पगला गया बुढ़े? आगे की जानिब देखो और चलो भाई चलो। सवार अफसर ने कहा, इस रफ्तार से तो कल पहुंचेंगे वहां, जल्दी करो। कोचवान योना ने फिर गर्दन उठाई, तन के बैठा और एक शाहाना अंदाज में चाबुक को हवा में लहराया और फिर चाबुक के सनाके ने जैसे यख हवा को चीर डाला। और उसके बाद कई मर्तबा योना ने मुड़ मुड़ के अफसर की तरफ देखा, मगर मुअख्खर अल जिक्र यानी कि योना के अलावा दूसरा इस सूरत हाल में फौजी अफसर ने अपनी आंखें बंद रखी, जैसे कि वो योना की बात सुनने पे मायल ना हो। सवारी को वाय बोर्गस काया उतार के योना एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हो गया और दोबारा गठड़ी बन के लकड़ी के डब्बे पे बैठ गया और दोबारा गीली बर्फ उस पे और उसकी घोड़ी पे गिरने लगी, जमा होने लगी। घंटा गुजर गया और एक और घंटा उसके बाद
फिर 3 नौजवान आए, 2 लंबे दुबले पतले और एक छोटे कद का कुबड़ा। वो तीनों एक दूसरे की बाहें थामे थे। उनके जूतों पे रबड़ के जोराबे चढ़े हुए थे, बर्फ और पानी से बचने के लिए, और वो अपने कदम जमीन पे जोर जोर से पटक रहे थे, जिससे एक धमकदार आवाज की नाखुशगवार सी गूंज पैदा हो रही थी। कोचवान, पुलिस ब्रिज, कुबड़े ने चटकती हुई आवाज में कहा। हम तीनों 20 कोपैक। इयोना ने बागों को झटका दे के खींचा और हनकारते हुए घोड़ी को खबरदार किया। गो के 20 कोपैक किसी भी तरह से माकूल किराया न था, बल्कि बहुत कम किराया था 3 सवारियों का पुलिस ब्रिज तक जाने के लिए। मगर इयोना को कोई परवाह न थी, चाहे 1 रूबेल हो या फकत 5 कोपैक। अब उसके लिए सब बेमाने था। उसके लिए यही बहुत था कि कोई सवारी है। तीनों बैक वक्त स्लेज बर्फ गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगे, धक्कम-पेल होना शुरू हो गई, गालियां भी दे रहे थे एक दूसरे को, और यह सब धक्कम-पेल इसलिए हो रही थी कि कौन बैठेगा और कौन खड़ा होगा। आखिरकार एक लंबी तकरार, तू मैं और गाली गलौज के बाद यह तय पाया कि कुबड़े को लाजमन खड़ा होना चाहिए, चौंके वही कद का सबसे छोटा है। अच्छा अब चलो, कुबड़े ने कहा अपनी चटकती हुई आवाज में। उस मुख्तसर सी जगह में आरजी सुकूनत के एक इम्कान भर एतबार के साथ, जहां पे न तो वो बैठ सकता था ना ही सही तरह खड़ा हो सकता था, और उसकी सांस के भपके लोना की गुद्दी पे लग रहे थे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कुबड़े ने कहा, और फिर दोहराया, चलो भाई चल। टोपी तुम्हारी ऐसी है कि पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में इससे बदतर टोपी किसी की ना होगी, कुबड़े ने योना पे तंज करते हुए कहा। सादी सी टोपी है साहब, अब हम खरीद के डींगे मारते भले लगेंगे। अच्छा तो अगर डींगे मारने को कुछ नहीं तो कम से कम इस गाड़ी को तो तेज चलाओ। क्या इसी तरह रींग रींग के सारा रास्ता चलोगे हैं, या दूं एक गुद्दी पे? मेरा सर फट रहा है, दोनों लंबों में से एक ने कहा। कल डूक मासाफ्स के यहां वास्का और मैंने ब्रांडी की 4 बोतलें गड़का ली। मैं भी कहूं कि तू इतनी बकवास क्यों करे जा रहा है? दूसरे लंबे ने गुस्से में कहा। बेहयाई की इंतहा हो गई, कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलता है तू। सच कह रहा हूं, झूठ कहूं तो मर जाऊं भाई। हाँ तू सच कह रहा है। अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तेरा सच। योना ने अपने दांत पीसते हुए कहा, खुश रहिए साहब, खुश रहिए। अबे ओ, कुबड़ा खफा होते हुए बदतमीजी से चीखा। अबे ओ खुदा के अज़ाब, चलेगा भी कि नहीं बूढ़े ताऊन? क्या बग्गी इस तरह चलाई जाती है? लगा इसको 2-4 चाबुक। कुबड़े ने योना को घोड़ी पे चाबुक बरसाने को कहा। जम के बरसा चाबुक इस पे। योना ने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे झटके मारता हुआ शख्स कपकपाती आवाज में कुबड़ा ही था। वो सुन रहा था मुगल्लज़ात और हकीर बातें जो उसके बारे में वो कर रहे थे। जब वो लोगों को देखता है तो उसके अकेलेपन का गिरा वजन उसके दिल पे कुछ हल्का होने लगता है। कुबड़ा उसे गालियां देता रहा ताहद तक कि किसी एक गाली की तफसीली वजाहत उसके गले में फंदा बन के फंस न गई और वो खांस न उठा। अब उसके लंबे साथी ने किसी खातून नदिश्ता पेट्रोवना के बारे में बोलना शुरू किया।
योना मुड़ मुड़ के उन्हें देखता रहा और इंतजार करता रहा कि वो कुछ देर के लिए ही खामोश हों तो ये कुछ कह सके। योना ने एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा और कहना शुरू किया, इस हफ्ते मेरा बेटा गुजर गया। मरना तो सबको ही है, कुबड़े ने कहा, एक आह के साथ ठंडी सांस लेते हुए और अपने होंठ खांसने के बाद पोंछते हुए। अब चलो भी, चलो। दोस्तों, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये रेंगते हुए चलना। हमें आखिर कब पहुंचाएगा ये? भाई इसकी गुद्दी पे जड़ दो तुम। दोनों लंबों में से किसी एक ने कहा। हाँ तो तुम उसकी हौसला अफजाई करो, एक जड़ दो उसकी गर्दन पे। क्या तुमने सुना बूढ़े अजाब? मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर तुम्हारे जैसों के साथ ही कहीं जाना हो ना, तो उससे बेहतर है कि आदमी पैदल वहां चला जाए। ओ बूढ़े फितने, या तो जो हम कह रहे हैं तुम्हें उसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं। और योना ने महसूस करने से ज्यादा एक चपत की आवाज सुनी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पे। योना हंसा। खुश रहिए साहब, खुदा आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कोचवान, क्या तुम शादीशुदा हो? लंबों में से एक ने पूछा। मैं? खुश रहिए साहब, एक बीवी जो मेरी थी साहब, वो तो न मिट्टी का ढेर है। कब्र कही है जिसे, कब्र में। और ये सुनिए, अब मेरा बेटा मर गया और मैं जिंदा हूं तक। कैसी अजीब बात है, मौत गलत दरवाजा खटका गई। बजाय इसके कि मुझे मौत आती, मेरा बेटा गुजर गया। और योना ने पीछे मुड़ के उन्हें बताना चाहा कि उसका बेटा कैसे मरा, मगर उसी लम्हे कुबड़े ने एक हल्की सी ठंडी आह भरी, ये कहते हुए कि शुक्र खुदा का, आखिरकार हम पहुंच ही गए। अपने 20 कोपैक्स लेने के बाद योना उन खुशबाश रंगीलों को घूरता रहा जब तक वो अंधेरे में दाखिल न हुए, यूं कहिए कि ओझल न हुए। एक बार फिर अब वो अकेला है, तन्हा। एक बार फिर उसके लिए खामोशी है। वो तकलीफ और कर्ब जो थोड़ी देर के लिए कहीं खो गया था, फिर लौट ही आया। और एक बार फिर बेरहम दर्द उसके दिल को कचौके दे रहा है, और वो दुख पहले से कहीं ज्यादा एक दरंदगी के साथ उसके दिल के चिथड़े उड़ा रहा है। योना की बेचैन और इस तरह दुखी भटकी हुई बेकरार निगाहें सड़क की दोनों तरफ आती जाती भीड़, इंसानों के एक जम्मे गफीर को बेचैनी से देख रही है। और वो सोच रहा है कि इन हजारों में क्या कोई एक भी नहीं है जो उसकी बात सुन सके। मगर वो हुजूम उसके दुख, उसके कर्ब से ला ताल्लुक, बेपरवाह, और योना का देव हैकल कर्ब, बेपनाह अजियत, जिसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं। कहने को अगर योना का दिल फट सके और उसका दुख उसके दिल में से निकल के बह सके, तो पूरी दुनिया को गर्क कर डाले, बहा के ले जाए। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। मुबादा यूं लगा कि जैसे योना का गैर अहम बेमाने दुख किसी छोटे से खोल में घुसकर कहीं ऐसी जगह छुप गया है कि अगर दिन में चिराग लेके ढूंढो तो भी न मिल पाए। योना ने किसी घरेलू खिदमतगार को कुछ सामान ले जाते हुए देखा तो उससे कुछ कहने के लिए अपना जहन बनाया। क्या वक्त हुआ होगा दोस्त? उसने पूछा। कोई लगभग 10 बजने वाले होंगे। फिर उस शख्स ने योना से कहा, रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। योना कुछ फासले तक आगे बढ़ा, फिर रुका और दोहरा हो गया अपने कर्ब और तकलीफ के सामने। जैसे उसने उस दर्द,
तकलीफ और कर्ब को अपना आप एक बार फिर सौंप दिया। उसने ये महसूस किया कि लोगों से कोई तवक्का रखना बेमानी है। लेकिन अभी 5 ही मिनट गुजरे होंगे कि उसने अपना सर उठा के इस तरह हिलाया जैसे उसको शदीद तकलीफ महसूस हो रही। इसी आलम में उसने लगाम खींचे, क्योंकि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अड्डे को वापस, उसने सोचा, और वो उसकी छोटी सी घोड़ी, जैसे वो उसकी हम ख्याल हो, समझ रही हो कि वो क्या चाह रहा है। और उसने हल्की चाल चलना शुरू कर दी। और कोई घंटे 1.5 घंटे बाद योना अड्डे पे एक बड़े से मगर मैले कुचैले आतिशदान, या अंगीठी कहना चाहिए, के सामने बैठा था। उस बड़ी सी अंगीठी नुमा आतिशदान के चारों तरफ फर्श पे और बेंचों पे लोग थे, सोए हुए, खर्राटे लेते। और उस जगह की फिजा में एक तुर्श, तेज, खट्टी सी नाखुशगवार, कई दिन पुराने मैले जुराब और पसीनों की मिली जुली सी बू थी। और यूना ने देखा सोते हुए उन ह्यूलों को, और खुद को खुजालते हुए उसने एक मलाल के साथ सोचा कि आज बहुत जल्दी वापस आ गया मैं घर। वो अड्डा ही उसका घर था, और उस जैसे सैकड़ों और कोचवानों का जो सेंट पीटर्सबर्ग में दूर दराज इलाकों से आए मजदूरियां करने। आज तो उतने पैसे भी नहीं कमा पाया कि अपनी घोड़ी के लिए जौ ले सकता, उसने सोचा। इसीलिए ही मैं इतना बदहाल, दुखी हूं। जो शख्स अपना काम करना जानता हो, जिसके पास खाने को हो, जिसके घोड़े के पास खाने को हो, वही सुकून से होगा। वही कोने में एक नौजवान कोचवान उठा खांसते हुए, नीम गुनूदगी के आलम में, और पीने के पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ा। पानी पी रहे हो? योना ने कहा। लग तो यूं ही रहा है, नौजवान ने जवाब दिया। खुदा तुम्हारा भला करे, मगर मेरा बेटा मर गया दोस्त, सुनते हो? इसी हफ्ते अस्पताल में। अजब है ये रामलीला। योना ये देखने के लिए मुंतजर ही रहा कि उसके लफ्जों का क्या असर होता है नौजवान पर, मगर उसे कुछ भी न देखा। नौजवान ने अपना सर ढका और सो गया। बूढ़े योना ने एक सर्द आह भरी और खुद को खुजालता रहा। जैसे इस नौजवान को प्यास थी, अयोना के पास भी एक तशनगी है, एक प्यास है कुछ कहने की। उसके बेटे को गुजरे हुए 1 हफ्ता होने को आया, और उसने अब तक किसी से भी बाकायदगी के साथ कुछ इस सिलसिले में कहा सुना नहीं। ना ही किसी ने उससे कोई ताजियत की अब तक। वो इस बारे में किसी से बोलना चाहता है, बात करना चाहता है बाकायदगी के साथ, जिसमें कुछ मुशावरत हो, कोई गौर खौस हो। कोई मर गया है आखिर। वो बताना चाहता है कि उसका बेटा बीमार कैसे पड़ा, उसके बेटे ने क्या कुछ झेला, उसका बेटा मरते हुए क्या कह रहा था, और फिर मरा कैसे। वो बताना चाहता है उसके बेटे के जनाजे तदफीन के बारे में, और कैसे वो गया फिर अस्पताल उसके कपड़े लेने, और ये कि उसकी बेटी है अब भी एक, अनीसिया, गांव में रहती है। एयोना उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता है। हाँ, उसके पास बहुत कुछ है कहने को,
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے سننے والے اس کی بات سن کے آہ بھریں، تعجب کا اظہار کریں، تعزیت کریں اس کے ساتھ۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ کسی عورت سے ہی بات کر لیتا۔ حالانکہ عورتیں کچھ عجب سی مخلوق ہوتی ہیں، وہ تو پہلا لفظ سنتے ہی رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں نہ باہر جاؤں اپنی گھوڑی کے پاس، یونا نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ سونے کے لیے وقت مل ہی جائے گا، ہو جائے گی نیند بھی پوری، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ سوچ کے اپنا کوٹ پہنا اور استبل کی طرف چلا گیا، جہاں پہ اس کی مہر گھوڑی کھڑی تھی۔ استبل میں جاتے ہوئے اس نے گھوڑی کے لیے جاؤ کے بارے میں سوچا، سوکھے ہوئے چارے کے بارے میں سوچا، موسم کے بارے میں سوچا، مگر وہ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تنہائی میں اپنے بیٹے کے بارے میں وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو۔ تنہائی میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں سوچنا اس کے لیے کربناک ہے، اذیت ہے، جگالی ہو رہی ہے۔ یونا نے اپنی گھوڑی کی چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، آج اتنی سواریاں نہ ملیں گے تمہارے لیے جو خرید سکتے، اس لیے چارہ ہی کھاؤ۔ ہاں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اب مجھ سے یہ کوچوانی ہوتی نہیں۔ میرے جوان بیٹے کے کرنے کا کام ہے یہ، میرا نہیں۔ وہ تھا حقیقت میں ایک کوچوان۔ ہاں، اس کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ پھر کچھ دیر کے لیے یونا خاموش ہو، اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، یہ اسی طرح ہے بس میری دوست۔ یونا نے اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا، کوزما ایونچ جا چکا ہے۔ اس نے مجھے الوداع کہا تھا، وہ گیا ہسپتال، مر گیا بے وجہ، بغیر کسی وجہ کے۔ ایسے بھی کوئی مرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے مان لو۔ یونا نے اپنی گھوڑی سے کہا، مثال کے طور پہ کہ تمہارا ایک بچڑا ہو، چھوٹا سا، تمہارا اپنا، تمہارا ہو، اور یکایک وہ چھوٹا سا تمہارا وہ بچڑا مر جا، تو دکھ تو ہوگا نا، کہ نہیں؟ لٹل میر، یونا کی چھوٹی سی گھوڑی، جگالی کرتی رہی، سنتی رہی، اور اس کے سانس کی بام یونا کی دونوں ہتھیلیوں پہ لگتی رہی، اور یونا بھی اپنی بڑ میں کہتا چلا گیا سب کو